नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। आप सभी लगे हुए तैयारी में। लास्ट क्लास आपने बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छी आपकी कमेंट भी आई। कैसे लगी आपको क्लास, आपने बिल्कुल मुझे बताया। देखिए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की आपकी क्लास नंबर 2 आपके सामने रहेगी, ठीक है। और ये जो क्लास नंबर 2 है ना, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर 23 की मतलब कि 2023 अगर आपने क्लास नंबर 1 में किया था, तो आज हम क्लास नंबर 2 के अंदर 2022 के पॉलिटी के सभी क्वेश्चन करेंगे। लगभग 18 क्वेश्चन है ना भाई। 18 19 भी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना, कहानी के एक दो क्वेश्चन करंट का भी आता है। मैं आज दिखाऊंगा आपको किस टाइप से करंट का क्वेश्चन आता है। कोशिश हमारी ये है कि हम लास्ट क्वेश्चन कर लें। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, आप जरा नोटिस करना है इस चीज को। क्लास शुरू करने से पहले ही नोटिस क्या करना है आपको, कि आप देखोगे कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मतलब 2022 का क्वेश्चन 2021 में भी मिल रहा है, 2023 में भी मिल रहा है। तो प्रीवियस ईयर करना बहुत 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 जरूरी है आप सभी के लिए। तो उसी क्रम में अगर बात करें तो पीसीएस 2024 की ये हमारी शानदार सी सीरीज जो करा रही है आपके लिए पीवाईक्यूज, जिसमें हम स्पेशली करके चल रहे हैं सारे पीवाईक्यूज, जिसमें सबसे पहले हमने उठाया भारतीय राज्य व्यवस्था को। ठीक है भाई, तो आइए हम आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के, बिना समय को गवाए, और हम करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है जो आता है हमारी पंचायती राज समितियों से संबंधित, और कह रहा है कि आपको क्या करना है, इनको मैच करना है और मैच करके बताने किसका क्या आंसर है। तो मैं आपको बता दूं एक तरीके से, जरा ध्यान से देखना। जैसे मैं बताऊं, ये समितियां हैं पंचायती राज की, बहुत पेपर में आती है, बहुत ज्यादा है ना। आप सभी याद रखना जरूर। जिनमें सबसे पहली समिति जो बनी थी वो बलवंत राय मेहता समिति थी। बिल्कुल, ये 1957 में बनी थी, आप सभी याद रखना। अशोक मेहता समिति हमारी कब बनी, ये 1977 में बनी, जस्ट 20 साल बाद, है ना। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, लास्ट पेपर अगर आप करके आए हैं तो उसमें हमने कहा एलएम सिंघवी समिति 1986 में बनी थी, और पी के तुंगन समिति 1998 में बनी थी। ठीक है भाई, आप सभी याद रखना ध्यान से। ठीक है भाई, चलिए आगे अगर मैं आपसे बात करूं, चलिएगा आगे देखें। अब इसमें क्या है कि अगर मैचिंग मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगी, 1 2 3 4, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इसके आंसर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर अगला क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, चलो जरा अब समिति का क्वेश्चन हमारे सामने आया तो जरा ध्यान देना। क्या है समिति का क्वेश्चन, देखो। जैसे बलवंत राय मेहता समिति अगर आपसे पूछे, मैं क्या कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से इनको याद कर लेना। बाकी आप ध्यान से देखें, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985, वहीं बात करूं एलएम सिंघवी समिति जस्ट इसके बाद 1986, पी के थुंगन समिति 1998, और हमारी बी एन गॉडगिल भी 1998, और दो हैं, एक हमारी सादिक अली और एक संथानम। सादिक अली हमारी 1962 में थी, और वहीं बात करें किसकी, संथानम की, सॉरी, वो 1962, और सादिक अली थे 1964। ये सारी की सारी जो समितियां हैं किसके लिए बनी थी, पंचायती राज में सिफारिशें देने के लिए, या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए। ठीक है, तो आप सभी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये समितियां हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन करो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सीएजी, क्या बोलते हैं, कैग बोलते हैं जिनको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिन्हें कहा जाता है ना भाई, याद रखना सभी। इनके बारे में बात की गई है कि जो ये ऑडिट करते हैं, ये किसकी रिपोर्ट का ऑडिट करते हैं, है ना भाई। या क्या एक तरीके से मानो कि जो सीएजी रिपोर्ट बनाता है उसको ऑडिट कौन करता है। एक्चुअल में क्या होता है कि पूरे देश के अंदर जो खर्चे वगैरह होते हैं, या फिर जो भी सरकार के द्वारा खर्च किया था ना, उसकी रिपोर्ट बनाता है सीएजी। और उस रिपोर्ट के ऊपर कौन या कौन सी ऐसी समिति है जो एक तरीके से डिस्कशन करती है, उसको संसद में रखती है। तो इनमें से वो कौन सी समिति, आप देखना ध्यान से। जैसे प्राकलन समिति, इसको एस्टिमेट समिति कहते हैं। एक लोक उपक्रम समिति हमारी, एक लोक लेखा समिति है। मैं आपको बता दूं, आप सभी याद रखना कि सीएजी के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पर नजर या उसको लोकसभा के अंदर रखने का काम करता है कौन, लोक लेखा समिति। और ये जो लोक लेखा समिति होती है, ये बनी होती है किससे, तो इसमें 15 सदस्य तो होते हैं लोकसभा से, साथ ही साथ इसमें आपके कितने 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। कहां से होते हैं, राज्यसभा से। इस प्रकार से इसके पास टोटल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य। और नॉर्मली बात करूं मैं इस सदस्य इसकी बात करूं आपसे, क्या कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो आप सभी याद रखना कि अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो अध्यक्ष होता है इसका कौन, नेता प्रतिपक्ष। लोकसभा के अंदर जो नेता विपक्ष होता है वही इसका क्या होता है भाई, आप सभी याद रखना, वो अध्यक्ष होता है इसका। ठीक है ना, वो इसका अध्यक्ष होता है, आप याद रखेंगे। तो लोक लेखा समिति बहुत ज्यादा पेपर में आती है। प्राकलन समिति अलग होती है, बजट का एस्टीमेट निकालती है, सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 मेंबर होते हैं।
30 के 30 कहाँ के होते हैं? 30 के 30 लोकसभा के मेंबर होते हैं। आगे चलो क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, आप लोग देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन आया, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण या संरक्षण का अधिनियम जो था, अगर आपने लास्ट क्लास करी है, अगर वो भी नहीं की तो एक छोटी सी क्लास है आपकी भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण तिथियां, उसके अंदर ये मैंने क्वेश्चन कराया। आपको वो क्लास पहले करा दी और देखो क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगर आपने कोई क्लास की है तो आप बिल्कुल समझ गए होगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस लगातार पेपर में आते हैं, कोई गिनती नहीं है इनकी। तो अगर मैं बात करूं भारत सरकार के द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा 1986 में इस अधिनियम को लाया गया था। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पर पूछे तो 1972, कब? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इसको, सम्मेलन जो हुआ, इस सम्मेलन में बताया गया किसके बारे में? पर्यावरण संरक्षण के बारे में। और इसी को लेकर के जस्ट 14 साल बाद भारत में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कानून बना, जिसका नाम था आपका पर्यावरण संरक्षण आपका अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में आता है 1986, आप याद रखेंगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सभी। क्या है क्वेश्चन? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। ये वही आपका मैंने कहा था ना, एक कथन आपके सामने आने वाला है कि क्या है स्टेटमेंट और उसका रीजन क्या है। आपको बताना है कि क्या दोनों बातें सही हैं। सही है तो क्या एक दूसरे को फॉलो करते हैं, कहने का मतलब क्या ये कारण जो है वो अभी कथन को फॉलो करता है, असर्सन को रीजन फॉलो करता है, क्या ये चीज हमें देखनी होती है। तो असर्सन या अभिकथन क्या है हमारा, ध्यान से देखेंगे। तो 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, आधार का स्तंभ ये माना जाता है। आगे देखेंगे, कारण बताते हैं कि क्योंकि 73वां जो संविधान संशोधन है, इसमें क्या हुआ था कि पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन से जो पंचायतें थी इनको संवैधानिक दर्जा मिल गया और संविधान के भाग 9, कौन सा, पार्ट 9 में इनको जोड़ दिया गया। जब ये संविधान के पार्ट में आ गए तो संवैधानिक दर्जा इनको मिल गया। तो कहने का मतलब ये अभिकथन भी बिल्कुल सही है और इसका कारण भी सही है। तो इसका आंसर हमारा बन जाता है ए, जिसमें लिखा हुआ है ए और आर दोनों सही तो है, साथ ही साथ जो रीजन मतलब कि कारण है वो असर्सन की व्याख्या भी करता है। जो बात आर में ए में की गई है वो उसको एक्सप्लेन आर करता है। ये क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। इसमें क्योंकि लगा देते तो आंसर आ जाता है हमारा। आगे देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लाया, कराऊंगा तो नहीं मैं इस क्वेश्चन को आपको बता दूं। जब मैं आपको 2022 का एग्जाम करा रहा हूं तो मुझे आज भी याद है कि 2022 के अंदर 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। 4 आपके सामने हैं और एक आपका खुद का उत्तर प्रदेश था। तो 5 राज्यों के जब चुनाव हुए तो उन चुनावों में नई सरकार बनी, साथ ही साथ विधानसभा के नए अध्यक्ष बने थे। और ये मैचिंग में पूछ लिए गए थे कि आपको बताने किस राज्य के अंदर किसे विधानसभा अध्यक्ष नया चुना गया। और इस क्वेश्चन से सीधा पता चलता है कि रिसेंटली जिस भी राज्य के अंदर इलेक्शन हुए हों, उन राज्यों के मुख्यमंत्री, उन राज्यों के आपके डिप्टी जो आपके सीएम बने वो, साथ ही साथ विधानसभा के अध्यक्ष आप याद कर लें, या उस राज्य की विधानसभा सीटें आपके एग्जाम में आती है, आप उन्हें याद कर लें। तो ये करंट का क्वेश्चन आपके लिए, ये 22 का था, अब 24 के आने के चांसेस रहेंगे आपके लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब 2023 की आपने शिफ्ट की थी उसमें भी एक क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य का, इसमें भी एक क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य का, है ना। तो ध्यान से देखेंगे जरा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य लगातार पेपर में आते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, आज हम यहाँ अनाउंस करते हैं आपके लिए एक छोटी सी क्लास, किसकी, मौलिक कर्तव्य की। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, क्या इतिहास है, क्या उसकी हिस्ट्री है ना, साथ ही साथ क्या उसके क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ उसमें कितने फंडामेंटल आपके ड्यूटीज हैं, सब मैं आपको कराऊंगा मात्र एक छोटी सी क्लास में, जो गिनती की कितने कितने मिनट की होगी भाई, मात्र 5 मिनट की वो क्लास होगी। और उसमें आप 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, इनका इतिहास, कब जुड़ी, कितनी जुड़ी, कब कब क्या जुड़ा, किस समिति की सिफारिश पर जुड़ा, सब याद कर लेंगे एक ही क्लास में। आइए जरा, अब ये कह रहा है बताओ कौन सा मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ध्यान से देखो, राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटी है भाई हमारी। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये भी हमारी ड्यूटी है ना भाई। साथ ही साथ कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति जो होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको प्रोटेक्शन देना, ये भी बिल्कुल हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन अगर बात करूं किसकी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा, अगर नेशनल मॉन्यूमेंट्स के इनकी रक्षा की बात आती है, प्रोटेक्शन की बात आती है, तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में ना होकर के ये डीपीएसपी का पार्ट है। आप सभी जानते हो ये डीपीएसपी का पार्ट है। और डीपीएसपी के अंदर भी ये आता है आर्टिकल 49 के अंदर। कहां पे आता है ये, आर्टिकल 49 के अंदर, जिसमें कहा गया है कि राज्य
नेशनल मॉन्यूमेंट्स को क्या देगा भाई, प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगा। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट ना होकर के किसका पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है ना, याद रहेगा सभी को। चलो अगला क्वेश्चन करो इसी क्रम में। क्या है क्वेश्चन, देखो अब ये भागों से क्वेश्चन आया, कि आपको क्या करना है, आपको संविधान के भाग क्रम में लगाने हैं। तो अगर आपको ये सारे भाग याद है आप कर लेना, 25 के 25 आपको भाग याद करने हैं। अगर मुझे समय मिलता है मैं आपको क्लास दूंगा पक्का। और साथ ही साथ आपको ये भी याद करना है कि कौन सा भाग कितना आर्टिकल कैरी करता है, मतलब कहां से कहां तक के आर्टिकल इसमें आते हैं। अब जरा देखो, पूछा क्रम से लगाना, आपको सीक्वेंस लगाना है। तो मैं आपको बता दूं, जो पहला संघ व उसका राज्य क्षेत्र, ये पार्ट 1 है। कौन सा है, ये पार्ट 1 है। आगे बात करूं, और जो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज अभी पढ़ के आए हो आप लोग। ये आता है पार्ट 4A के अंदर, नया पार्ट जोड़ा गया था, और जिसमें मात्र एक आर्टिकल आता है 51A। वहीं बात करें नागरिकता की, तो ये पार्ट 2 के अंदर आता है ना भाई, और ये 5 से 11 कैरी करता है आर्टिकल। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करूं तो पार्ट 4 इसके अंदर आता है, और ये कैरी करता है कितने, 36 से लेकर के 51 आर्टिकल, 36 से 51। अब आप लगा लोगे क्रम में, तो क्या बनेगा क्रम, पहला, तीसरा, आपका चौथा और दूसरा, 1342, 1342 आपका ये रहा आंसर। ये 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, सही कर लेना इसको। क्योंकि यही मिल रहा है हमें 1342, तो आंसर हो जाएगा 20 का 1342, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सभी। मार्च 2022 में फिर देखो करंट का क्वेश्चन आया। 2022 में असम और मेघालय के अंदर लगभग 70% की सीमा थी, बाउंड्री थी, जिसमें लड़ाई थी, आपस में विवाद था बाउंड्री को लेकर के। कुछ राज्यों में, कुछ जिलों के अंदर, मैक्सिमम लगभग 6 जिले इसमें आते थे, और 70% की बाउंड्री पे ये विवाद था। सबसे बड़ा ये 70 साल पुराना लगभग ये विवाद, जिसमें क्या था, लड़ाई इस बात की थी कि सीमा समझौता कैसे होगा। इसको लेकर के 2022 में समझौता हुआ, उस समझौते को लेकर के एक क्वेश्चन आ गया था। तो अगर रिसेंट में ऐसा कुछ राज्यों में विवाद या समझौते होते तो आप एक बार देख लेंगे। लेकिन ये भी जरूरी आपको याद करना, लंबे समय के लिए क्वेश्चन आता है ये, देखेंगे ध्यान से। मार्च 2022 में असम और मेघालय के जो विवाद हुआ था, उस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे, आपको याद करना पड़ेगा, साइन किसने किए थे। तो सीमा, जो असम मेघालय के बीच में जो लड़ाई हुई थी, इसमें साइन तो करे थे असम और मेघालय के सीएम ने, वहां के मुख्यमंत्री ने सिग्नेचर किए थे, लेकिन किसकी उपस्थिति में, तो हमारे देश के गृह मंत्री या होम मिनिस्टर वहां पर प्रेजेंट थे। मार्च 2022 की यह बात है, जब इनके बीच में 70 साल पुराना यह सीमा विवाद सुलझाया गया था। ठीक है भाई, तो वहां पर हमारे गृह मंत्री थे उस समय, कौन, अमित शाह जी, जो इस समय भी है। इनकी मीडिएटरशिप थी, ये बीच में बैठे हुए थे, आर्बिट्रेटर थे ये। इन दोनों, इनके बीच में दोनों ने समझौता किया था, और 70 साल पुराना विवाद सुलझ गया था। ठीक है, बहुत बड़ा दंगा, बहुत ज्यादा विवाद इसमें हुआ था, बहुत बड़े बड़े दंगे हुए थे यहाँ पर। आज देखिए क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, भारतीय इतिहास का सबसे शानदार क्वेश्चन कहा जाता है ये। संविधान की मूल संरचना की बात करता है, कहता है बताइए मूल संरचना की अवधारणा किस सर्वोच्च न्यायालय की किस वाद से या किस केस से निकल के आई थी, कि क्या है संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना। अगर आपको 1973 में एक जजमेंट आया था, और आज तक सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच इसमें बैठी थी, कितने जज की, 13 जज की, जिसमें जो जजमेंट था वो 13 और 6 के रेशो में आया था, 7 और 6 के रेशो में आया था। और ये था कौन सा, आपका केशवानंद भारती केस, जो बनाम था केरल राज्य के, ठीक है ना, केशवानंद भारती केस, जिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपका सिंपल सा काम है कि आप चाहें तो संविधान में संशोधन करो, आप जितने संशोधन कर सकते हो करो, लेकिन आपको यह बात याद रखनी पड़ेगी कि उन संशोधन से संविधान की मूल संरचना बेकार या मूल संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। कहने का मतलब, जो संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान बनाया गया बेसिक स्ट्रक्चर, वो बेकार ना हो। बेसिक स्ट्रक्चर की हालांकि परिभाषा नहीं दी गई थी कि क्या इसके अंदर आता है, वो बाद में दी गई, लेकिन हाँ बेसिक स्ट्रक्चर या जो मूल अवधारणा होती है ना, उसकी बात यहाँ पे कर दी गई थी। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये होता हमारा केशवानंद भारती केस, जिसमें ये बात आई थी आपकी मूल संरचना की। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार कब बनी, जो पहली इंटरिम गवर्नमेंट थी वो कब बनी थी। आप सभी जानते हो 1946 में हमारे देश में कौन आया था, क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया था। और किस लिए आया था, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। क्या करने आया था भाई, संविधान सभा का निर्माण करने आया था, है ना, याद रखना आप सभी। और जब संविधान सभा का निर्माण हो गया, जब संविधान सभा का निर्माण हो गया, तो अगस्त
अगस्त 1946 में, 1946 में ये भी डिसाइड हुआ कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो एक सरकार हमें बनानी पड़ेगी जिसको हम कहेंगे अंतरिम सरकार। और ये काम कब तक करेगी? जब तक देश में संविधान लागू नहीं हो जाएगा, है ना, ये बनाई जाएगी। और अगस्त में डिसाइड हुआ था और सितंबर में जाकर के सरकार बन गई थी। सितंबर 1946 में सरकार बन गई थी, अंतरिम सरकार। और ये डिसाइड जो हुआ था, ये हुआ था कब? 24 अगस्त 1946 को। आप याद रखें सभी। तो एक तरफ तो संविधान सभा हमारा संविधान बनाने लगी हुई थी और एक तरफ अंतरिम सरकार अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश को चलाने में लगी हुई थी, वही इंटरिम गवर्नमेंट थी और वही एक तरफ से संविधान सभा थी, है ना। आप याद रखना ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आया राजनीतिक दलों से। आपको बताना है जो राजनीतिक दल आपके सामने लिखे हुए हैं इनकी स्थापना कब कब हुई, आपको सीक्वेंस में लगाना है। कौन कौन से? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, साथ में तेलुगु देशम पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, है ना भाई। ध्यान देना आप सभी, ये चार आपके सामने पार्टी लिखी हुई है, ये आती रहती है पेपर में। एक बार चलो मैं आपको सारी पार्टी दिखा देता हूँ कौन कौन सी कब स्थापना हुई। सारी है इसमें जो हमारे भारत में सबसे फेमस पार्टीज हैं, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की, सारी की सारी। आप ध्यान से देखो, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं तो 1885 सबसे पुरानी पार्टी है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी, आज की सबसे बड़ी पार्टी है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। जनता संघ, याद रखें। जनता दल की बात करें तो जनता दल की स्थापना 1988 में हुई, है ना। राष्ट्रीय जनता दल कब बना? 1997 में। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में आई थी, जब भी आजादी के समय पर, ठीक है। आगे देखो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट 64 में। ये आप जानते हो सभी, जो द्रविड़ मुनेन्द्र कड़गम पार्टी है, कहाँ की है? तमिलनाडु की, ये बनी 1972 में, ठीक है। आगे देखो एक ये भी वहीं की, साउथ की, 1949 में। आगे देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो इस समय बहुत ज्यादा टॉपिक में चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना आ रहा है, ये पार्टी बहुत ज्यादा करंट में, आप याद रखेंगे। तेलुगु देशम 1982 में, ठीक है। आगे देखो बहुजन समाज पार्टी 1984 में आई है। और आगे देखें नेशनलिस्ट पार्टी 1999, इन आप लिख लो। और एक आगे आपकी है तृणमूल कांग्रेस, ये कब आई है? 1988 में। तो ये सारी की सारी वो इंपोर्टेंट पार्टी जो आपके एग्जाम में आती है, आप एक बार इन्हें लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से और इनको लिख लेना, है ना। चलो आगे देखो। अच्छा हाँ, फिर आंसर भी आप लगा ही लोगे, जब ये याद हो गया तो आंसर आप लगा लोगे, कौन सी कब बनी है, ये आपको खुद लगाना है और बताना है मुझे कमेंट में कि क्या आपने आंसर लगाया, ठीक है। चलिए देखो प्रीवियस ईयर आपको करने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी काम बनेगा। आइए देखिए, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीटी या नेशनल कैपिटल टेरिटरी, क्या नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला, है ना। मतलब संविधान के अंदर वो कौन सा संशोधन हुआ था जिससे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर एक मंत्री परिषद और साथ में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना शुरू कर दिया गया था, ऐसे मान लीजिए आप। और वो कब हुआ था? वो हुआ था इसमें आपका 69th आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जो अप्लाई हुआ 1991 में जाकर के। और इसने क्या करा? दिल्ली को एनसीटी का दर्जा दिलाया और साथ ही साथ 70 सदस्यों वाली, क्या 70 सीट वाली एक विधानसभा बनवाई, जिसमें दिल्ली के अंदर कितने एमएलए बनते हैं? 70 एमएलए, है ना भाई। और दिल्ली का खुद का एक कौन होता है? मुख्यमंत्री, या एक सीएम होता है दिल्ली का। आप सभी जानते हो कि वर्तमान समय पर कौन है दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है भाई, आप याद रखेंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है, देखिएगा। आता है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, या शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब सम्मिलित किया गया, या वो कौन सा संविधान संशोधन था जिससे शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। आप सभी जानते हो अगर आपसे पूछे शिक्षा के अधिकार की कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में आता है, तो 21A में आता है ना। और अगर पूछे डीपीएससी में इसका प्रावधान है, बिल्कुल, तो आर्टिकल 45 के अंदर शिक्षा का अधिकार हमारा यहाँ भी दिया गया है, आप याद रखना। और शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी दिया गया है, जो 11वां हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो 3 जगह शिक्षा के अधिकार की बात होती है और ये क्वेश्चन हमारे पीसीएस के एग्जाम में आता है कि शिक्षा के अधिकार की बात कहाँ कहाँ पर है ना। आर्टिकल 21A, 45 और फंडामेंटल ड्यूटी का 11वां पार्ट, ये भी तभी जुड़ा था जब ये आया था। तो देखेंगे ध्यान से, ये आया कब? हमारा 86वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 2002 में। 2002 में ये हुआ था, तब ये हमारे उसके अंदर संविधान के अंदर नया आर्टिकल जोड़ा गया 21A, ठीक है ना। आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी क्रम में। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। यह आया क्वेश्चन आपके लिए किसको लेकर के, कि बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, या नहीं को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि सामने आपके लोकसभा लिखी हुई है ना। ये 2022 का क्वेश्चन है, कब का है? 2022 का। लेकिन आप सभी एक बात याद रखना, 2024 में तो लोकसभा के इलेक्शन हुए, 18वीं लोकसभा के, कौन से? 18वीं लोकसभा के।
तो पेपर में आने की पूरी तैयारी रही, पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, देख लेना एक बार लोकसभा के इलेक्शन, 18वीं लोकसभा के। अब कह रहा है 7वीं लोकसभा का चुनाव 1982 में हुआ, देखेंगे अभी। 11वीं का 1996 में बिल्कुल हुआ। फिर कह रहा है 9वीं का बिल्कुल 1989 में हुआ था। 13वीं का भी आपको सारी एक क्लास मेरी तरफ से पेंडिंग रहेगी कि मैं आपको सारे के सारे प्रधानमंत्री और साथ ही साथ सारी लोकसभा एक बार करा दूं, क्योंकि ये हमारे क्रम में एग्जाम में लगातार आती हैं। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान देना। 7वीं लोकसभा पूछेगा आपसे 1982, तो आप याद रखना नहीं, ये गलत है। 6ठी लोकसभा का चुनाव जो हुआ वो 1977 में खत्म, मतलब 77 में हुआ था, और 3 साल ही सरकार चल पाई थी। तो 1980 में अगेन चुनाव हुए थे, जिसमें इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बन के आई थी 1980 में, और 1984 तक वो प्रधानमंत्री रही। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनकी हत्या कर दी गई, है ना, वो बात 1984 में चली गई थी। लेकिन जो 7वीं लोकसभा का चुनाव था वो 1980 में हुआ था, ना कि 1982 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। कह रहा है कि सूची आपको ये मिलाना है, सुमेलित करना है। देखिए इस तरीके से आपकी मिशन या योजनाएं जो है केंद्र सरकार की वो लगातार एग्जाम में आती है, आप ध्यान रखना। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं लगातार पेपर में आती हैं, केंद्र और प्लस राज्य की योजनाएं, है ना। तो एक बार आपको ये जरूर देखनी पड़ेंगी योजनाएं, जो जो ज्यादा फेमस योजना है वो लगातार आती हैं, इन्हें आप देख लेंगे एक बार। जैसे मुझे एक याद थी, इसमें एलिमिनेट करने का राउंड बड़ा अच्छा लगता है, मुझे केवल एक याद थी, इसमें ये वाली राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम एवं सहायता, ये 1995 में आया था। जब ये 1995 में आया तो मैंने मैच करके देखा कि ऑप्शन नंबर बी का मेरा फर्स्ट ऑप्शन मिलता है। अब जैसे मैं बी के अंदर गया फर्स्ट मिलाने, मुझे केवल एक में दिखा बी का फर्स्ट, और मुझे आंसर लग गया मेरा सेकंड आंसर। तो कभी कभी ऐसे भी काम हो जाता है हमारा, आप जरा ध्यान रखें, है ना। इनको मैच कर लें और याद कर लें कि कौन सी योजना कब आई थी, क्योंकि दोबारा भी आने के इनके पूरे चांस होते हैं। लगभग 70% पेपर पीसीएस का रिपीट होता है, और 70% मतलब कि मेरिट बड़े आराम से बाहर, है ना, मेरिट एकदम से पार हो जाती है बड़े प्यार से, मेरिट को आप बाहर करके और आप खुद अंदर हो जाते हो। देखो जरा अगला क्वेश्चन करेंगे। 2 या 2 से अधिक जो राज्य होते हैं उनके लिए जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है, जैसा आप सभी जानते हो, आपका जो एग्जाम है इसको कौन कराएगा, इसको कराने वाला यूपीपीएससी, है ना, पब्लिक यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश का जो हमारा कमीशन है वो कराने वाला है। लेकिन अगर कंडीशन बन गई ऐसी कि एक पीएससी है हमारा, पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको यूपी का भी एग्जाम कराना है, यूपी के अंदर भी, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का भी एग्जाम कराना है, जो आपके एसडीएम का एग्जाम होना है। सीधी सी बात करूं आपसे मैं, तो दोनों राज्यों में एग्जाम कराने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मतलब 2 राज्यों के लिए ज्वाइंट या संयुक्त हम बना सकते हैं एक साथ, लेकिन बनाने का प्रावधान क्या होगा, आपको उन दोनों राज्यों से पूछना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि अगर वो दोनों राज्य खुश हैं कि हाँ जी बना दो हमारा दोनों का एक साथ कमीशन, तो बिल्कुल बना दी जाएगा। लेकिन पहले उन दोनों राज्यों से पूछनी पड़ेगी, और साथ में इस बात को संसद से लाना पड़ेगा पास करा के। क्यों? क्योंकि जो हमारा संयुक्त लोक सेवा आयोग है या लोक सेवा जो आयोग है, ये संवैधानिक बॉडी है, एक संवैधानिक हिस्सा है, संविधान के अंदर इसका वर्णन किया गया है। आई मेरी बात समझ में? तो इसलिए इसको राज्यों से पूछने के बाद कहां ले जाना पड़ेगा, इसको संसद से पास करा के लाना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। तो संबंधित राज्यों से और क्या करना पड़ेगा, निवेदन होने पर, इनके निवेदन करने के बाद संसद से पास हो पाएगा, आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, 17वां क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? कहने का मतलब सिंपल है, आपको एक क्रम याद करना पड़ेगा कि ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति रहे थे, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपसे बात करूं, आर वेंकट रमन बिल्कुल हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी रहे और आगे चलकर राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी थे, आगे जाकर राष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा जी हमारे ये भी उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बने। लेकिन जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये हमारे देश के पहले क्या थे, ये पहले बने थे लोकसभा अध्यक्ष। देश के पहले नहीं, इन्होंने राष्ट्रपति से पहले कौन सा पद संभाला था, लोकसभा का अध्यक्ष ये रहे थे, और बाद में जाकर के देश के राष्ट्रपति बने। और सबसे बड़ी बात इनकी यह है कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। क्या? जो निर्विरोध चुने गए थे, सामने कोई खड़ा नहीं हुआ और जीत गए। ये रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, नीलम संजीव रेड्डी के। और ये 2 बार, कितनी बार, लगभग 2 बार ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। आप सभी याद रखें कितने बार, 2 बार, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करो, क्या है क्वेश्चन कहता है भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, अगर मैं आपको बताऊं इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है पैसा, इसको बोलते हैं PESA। इस तरीके से क्या बना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। कभी कभी ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में आती है,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब था जो ये पंचायत का प्रावधान है, जो ये पंचायत का प्रावधान आपने 73वें संशोधन से, साथ ही साथ 74वें संशोधन से जो संविधान में जोड़ा है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो संविधान में 73वां और 74वां संशोधन करा है, इसको जोड़ने के बाद आपको इनको ना जनजातीय एरिया में पहुंचाना पड़ेगा। कहां पहुंचाना पड़ेगा? जो हमारे एससी और एसटी एरियाज हैं, यहां पर पहुंचाना पड़ेगा। और इसके लिए एक कानून बनाया गया था 1996 में, जिसका नाम क्या था? पैसा। क्या नाम था? पैसा। आपका पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, जिसका मतलब था, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इस कानून को अप्लाई करा गया कितने राज्यों के अंदर? 10 राज्यों के अंदर, जो कंप्लीटली ज्यादातर डिपेंड थे किसके ऊपर? एससी और एसटी एरियाज के ऊपर। तो इस तरीके से आपके जो 18 क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश आपके जो पीसीएस का एग्जाम है उसमें आ चुके हैं 2022 के अंदर। सारे ही सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपको पसंद आए होंगे, आपने करे भी होंगे, नहीं किए तो आप इनका रिवीजन कीजिए, लगातार क्लास को आप देखिए। 23 की क्लास हो चुकी है, 22 की आज कर लिया आपने, 21 की क्लास भी आपको कल मिलने वाली है। अच्छे से आप रिवीजन कीजिए एग्जाम तक, अभी 60 दिन बाकी है एग्जाम में। तब तक हम कोशिश करेंगे लगभग सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर 9 साल के आपको करा दिए जाए। आपकी तैयारी के लिए देखना, आपको बहुत काम आने वाले हैं। 70 to 80% हिस्सा आप इन क्लासों से कवर करने वाले हो। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का केवल सामान्य अध्ययन या पेपर 1 नहीं, पेपर 2 की भी बहुत शानदार क्लास आपको मिलने वाली है। उसमें आपकी मैथ की हो, रीजनिंग की हो, या कोई सा भी हिंदी हो, वो भी आपको मिलने वाली है। वो सब सी सेट की क्लास है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और 2021 की क्लास के लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।